प्रिय विद्यार्थियों, विश्व इतिहास के अंतर्गत आज हम जिस देश के बारे में चर्चा करने वाले हैं वह है चीन। किस प्रकार चीन पर यूरोपीय प्रभुत्व की स्थापना हुई, या हम कहें कि पाश्चात्य देशों का प्रभाव जम गया। चीन की पहले भौगोलिक स्थिति जान लेते हैं। आप देखिए, भौगोलिक दृष्टि से चीन के पूर्व में हमें प्रशांत महासागर दिखाई दे रहा है। उसके दक्षिण में हिमालय है, काराकोरम पर्वत श्रृंखलाएं हैं तथा पामीर का पठार। और पश्चिम में यदि आप देखें तो गोबी डेजर्ट दिखाई दे रहा है और तकलामकान रेगिस्तान दिखाई दे रहा है। ये जो येलो रिवर लिखा हुआ है, ये हांगहो नदी है, जो चीन में सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से है और कई बार इसके अंदर बाढ़ आती है और चीन में बहुत ज्यादा उत्पात भी मचाती है। चीन की यदि पृष्ठभूमि या चीन के इतिहास के बारे में बात करें तो चीन की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। जिस प्रकार भारत की सभ्यता सनातनी सभ्यता है, उसी तरह चीन की सभ्यता भी अत्यंत प्राचीन है। और चीन के साथ एक विशेष बात ये रही कि चीन के लोग अपने आप को बहुत ही श्रेष्ठ मानते थे और उनका ये सोचना था कि विश्व के पास उन्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, बल्कि वही विश्व को कुछ देने वाले हैं। संपूर्ण संसार में यदि किसी देश के साथ उन्होंने संपर्क किया तो वो था भारत, क्योंकि भारत में जो बौद्ध धर्म था उसके कारण चीनी यात्री बौद्ध धर्म के तीर्थों की यात्रा करने के लिए, बौद्ध पांडुलिपियां लेने के लिए भारत की ओर आए। इसके अतिरिक्त चीन के लोगों द्वारा विश्व के अन्य किसी देश में यात्रा नहीं की गई है। लेकिन चीन की ओर लोगों का जो आकर्षण था, वो उसके यहाँ जो चीजें मिलती थीं, जैसे वहाँ चीनी मिट्टी के बर्तन हैं, रेशम है, वहाँ की चाय है, इसके कारण संपूर्ण विश्व के देश उससे व्यापारिक संबंध बनाए हुए थे। और 13वीं सदी में जब मंगोल राजा कुबलई खां, जो बहुत बड़े बड़े दरबार लगाया करते थे, वो अपने दरबार में संपूर्ण विश्व के जो लोग थे उनको आमंत्रित करते थे। और ऐसे में ही मार्को पोलो अपने पिता और चाचा के साथ चीन पहुंचा और वहां का जो यात्रा विवरण उसने अपनी डायरी में लिखा, तो वापस जब वो इटली आया और उस यात्रा विवरण को प्रकाशित किया गया तो लोग उस विवरण को पढ़कर चीन की ओर ज्यादा प्रभावित हुए, ज्यादा आकर्षित हुए और उन्होंने चीन की समृद्धि को देखकर उससे व्यापारिक संबंध बनाने के प्रयास किए। इससे पहले हम देखते हैं कि इस समय चीन के अंदर पहले मिंग वंश था जो 1644 तक था, और उसके बाद चिंग वंश यानी मंचू राजवंश आया जो चीन के अंदर राज्य कर रहा था। इन्हीं दो वंशों के अंतर्गत पश्चिमी देशों का चीन के अंदर आगमन हुआ और धीरे धीरे चीन के ऊपर उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। किस प्रकार ये काम किया उन्होंने, यही आज हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले 1511 में जो पुर्तगाली थे वो मलक्का पहुंचे और उन्होंने प्रयास किया कि चीन के साथ वो संबंध बना ले। लेकिन जो पुर्तगालियों की आदतें थीं, जो उनका व्यवहार था, उसके कारण चीनी सम्राट ने उन्हें वहां से बाहर कर दिया। और बड़े प्रयासों के बाद 1557 में कैंटन के निकट जो मकाओ प्रदेश है, वहां पर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया। और हम देखते हैं वर्तमान में भी बहुत से पुर्तगाली मकाओ में रहते हैं। यहाँ देखिए, आपको चाइना में कैंटन दिख रहा है और कैंटन के थोड़ी ही दूर पर मकाओ है, और एकदम नीचे आप देखेंगे तो मलक्का जो सी राउट्स के उसमें दिख रहा है वो मलक्का है। ये है व्यापारिक मार्ग
जो चाइना से यूरोप तक के बीच का था। तो अभी तक जो व्यापार होता था चीन के सामानों का यूरोप तक, वो किस प्रकार हो रहा था? इतना जो येलो लाइन दिखाई दे रही है आपको, पीली लाइन, इसके माध्यम से इतनी जगह होता हुआ और फिर यूरोप में जाता था। यदि समुद्री मार्ग से किसी को यात्रा करनी है तो वो अफ्रीका के इधर किनारे किनारे होता हुआ पूरा अरेबियन सी में, फिर बे ऑफ बंगाल में होता हुआ, फिर साउथ चाइना सी से फिर कैंटन में पहुंचता था। तो काफी लंबा मार्ग था। और जब 1453 में कुस्तुनतुनिया पर सेल्जुक तुर्कों के द्वारा अधिकार कर लिया गया, तो वो जो भूमि मार्ग था, जो स्थल मार्ग था, वो भी बंद हो गया। और ऐसे में जो यूरोपियंस थे, जिन्हें चीन का सामान चाहिए था, उन्होंने स्वयं चीन में आकर ही उससे व्यापार करने की इच्छा बनाई। और इसी कारण उन्होंने यहाँ पर एक के बाद एक आना आरंभ किया। हम पुर्तगालियों की बात पहले ही कर चुके हैं कि पुर्तगाली सबसे पहले चीन पहुंचे, उसके बाद स्पेन वासी आए, 1604 में डच लोग आए, 1637 में अंग्रेज पहुंचे, फिर अमेरिका आया, फ्रांस आया, स्वीडन आया। केवल मात्र रूस ही एक ऐसा देश था जो चीन से स्थल मार्ग से व्यापार करने वाला था, क्योंकि आप जानते हैं चीन और रूस जो है वो पास पास स्थित है। और इसीलिए 1689 में रूस स्थल मार्ग से चीन से व्यापार करने वाला पहला देश बन गया। यहाँ पर एक चीज और जानने वाली है, वो ये कि ये जो पश्चिमी लोग चीन में आए थे, तो अपने साथ ये विभिन्न प्रकार के अनाजों के पौधे तो लाए ही थे, लेकिन साथ ही साथ तंबाकू के पौधे भी चीन लेकर पहुंचे। आरंभ में जब ये लोग पहुंचे तो इनके साथ ईसाई मिशनरीज भी पहुंची, और ईसाई मिशनरीज के आने के बाद ईसाई धर्म के कारण चीनियों का जो व्यवहार था इनके प्रति, उसमें थोड़ी मधुरता तो आई। जेसुइट लोगों का प्रभाव पड़ने लगा, चीन में बहुत सारे लोग ईसाई होने लगे। लेकिन जब चीन के राजा ने कन्फ्यूशियस के विचारों को भी इन्हें सम्मिलित करने के लिए कहा, तो पोप नाराज हो गया और दोनों के बीच में व्यापार में कटुता उत्पन्न होने लगी। अभी तक चीन के साथ यूरोप के देश जो व्यापार करते थे, उनका जो स्वरूप था, यानी किस तरीके से उनका आदान प्रदान होता था, वो ये था कि जो यूरोप के व्यापारी थे वो चीन से चाय लेते थे, रेशम लेते थे, चीनी मिट्टी के बर्तन लेते थे, लेकिन बदले में सोना और चांदी देते थे, क्योंकि चीन को यूरोप के अंदर बना हुआ या उत्पादित किया हुआ कोई भी चीज नहीं चाहिए थी। उन्हें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं थी। इंग्लैंड जो है केवल मात्र अपने ऊनी वस्त्र चीन को दे सकता था, इसके अतिरिक्त उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। तो व्यापार का जो स्वरूप था उसमें व्यापारिक संतुलन चीन की ओर झुका हुआ था, क्योंकि चीन का माल लेते थे और बदले में कीमती धातुएं चीन को देते थे। इसके अतिरिक्त चीन के जो सम्राट थे, उन्होंने यूरोपीय व्यापारियों से नाराज होकर उन्हें ये कह दिया था कि वो केवल मात्र कैंटन के बंदरगाह तक ही आ सकते हैं, चीन के अंदर वो प्रवेश नहीं करेंगे। तो फिर वो अपना व्यापार कैसे करेंगे? इसके लिए उन्होंने, चीन के सम्राट ने एक 13 सदस्यों का कोहांग दल बना रखा था। इन कोहांग दल के जो व्यापारी थे वो ही इन पश्चिमी व्यापारियों से बात करते थे, उनके सामान की दर तय करते थे, उनका सामान अंदर बिकवाते थे और बदले में जो रकम है वो लाकर दे दिया करते थे। तो चीन से जो व्यापारिक संबंध था वो ये था कि यूरोपीय व्यापारी केवल कैंटन बंदरगाह तक ही सीमित थे, कोहांग दल के माध्यम से व्यापार करते थे और व्यापार में चीन से सामान खरीदकर बदले में सोना चांदी देते थे। अब धीरे धीरे इंग्लैंड में सूती वस्त्रों का उत्पादन होने लगा और इंग्लैंड ने ये प्रयास किया कि व्यापारिक संतुलन को थोड़ा ठीक किया जाए, सामान के बदले में सामान दिया जाए। तो एक तो सूती वस्त्रों का उत्पादन वो कर रहे थे और दूसरा उन्होंने अफीम का
चीन में बाजार तैयार करने का प्रयास किया। आरंभ में अफीम जो है उसे जिस तरीके से हम कहते हैं सैंपल में देना, मुफ्त में देना, इस तरीके से देना शुरू किया। जब चीन के लोगों को उसकी लत लगने लगी तो धीरे धीरे उसका मूल्य बढ़ाया गया और धीरे धीरे अफीम की जो मात्रा थी वो भी बढ़ा दी गई। और इसलिए हम देखते हैं कि उन्होंने भारत का प्रयोग किया। आपको ध्यान होगा कि ये वो समय है जिस समय अंग्रेज भारत में आ चुके थे और भारत और चीन पास पास है। अब इंग्लैंड से यदि सामान लाया जाए और चीन में बेचा जाए तो ज्यादा समय लगेगा, लेकिन उन्होंने क्या किया कि भारत में ही अफीम का उत्पादन जबरदस्ती कराना आरंभ किया। मालवा के क्षेत्र से अफीम उगाई जाती थी और वहां से वो चीन की ओर सप्लाई कर दी जाती थी। तो इस तरीके से इंग्लैंड का प्रयास था कि व्यापार में संतुलन बन जाए, कीमती धातुएं न देनी पड़े, चीन से हम सामान लें और बदले में सामान दें। और सामान वो क्या दे रहे थे? एक तो सूती वस्त्र दे रहे थे और दूसरा अफीम दे रहे थे। स्थिति ये हुई कि 1825 में चीन के लोग अफीम के बहुत आदी हो गए और 19वीं सदी तक चीन जो है किसी को आने नहीं दूंगा, किसी को व्यापार नहीं करने दूंगा, इस तरीके की जो एकांतवास की नीति थी उसका पालन करता रहा। लेकिन जैसे ही वहां के नागरिकों को अफीम की लत लगी, चीन की आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई। चूंकि चीन के लोग अफीम के आदी होते जा रहे थे, इसलिए चीनी सम्राट ने उस पे नाराजगी जाहिर की और ये जो व्यापार था उसको प्रतिबंधित करने की कोशिश भी की, निश्चय किया उन्होंने। और उन्होंने एक घोषणा की कि अफीम का क्रय विक्रय नहीं किया जाएगा। लेकिन जो अंग्रेज अधिकारी थे वो तस्करी के माध्यम से, रिश्वत देकर, इस तरीके से अब भी अफीम को चीन के बाजारों में पहुंचाते रहे और इस प्रकार वो धीरे धीरे चीन के लोगों को अफीम का आदी बनाते रहे। इसी कारण 1839 में पहला अफीम का युद्ध हुआ। क्योंकि अफीम से संबंधित है इसलिए अफीम का युद्ध कहलाता है। कारण क्या थे उसके? पहला तो ये कि चीनी सम्राट के मना करने के बाद भी अफीम के व्यापार में वृद्धि होती ही जा रही थी। दूसरी चीज ये थी कि चीन की जो आर्थिक स्थिति थी वो दयनीय होती जा रही थी, क्योंकि चीन की सरकार ने यद्यपि अफीम पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो चीनी अधिकारी थे वो रिश्वत लेकर अफीम को अंदर आने दे रहे थे और अफीम जब अंदर आ रही थी जो लोग उसको खरीद रहे थे। और इस तरीके से 1838 में हम देखते हैं कि जो यू क्वांग था उसने अफीम के आयात को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए और ये कहा कि अफीम की जो संदूकें हैं वो वापस वो ले जाएं जो व्यापारी हैं, लेकिन और अगर नहीं ले जाएंगे तो उन्हें बंदी बना लिया जाएगा और भूखा मार दिया जाएगा। इसके बाद जो अंग्रेज अधिकारी था चार्ल्स एलियट, उसने अफीम की वो जो 20,000 पेटियां थी वो वापस लौटाने की सलाह दी। लेकिन इसके कारण चीन में और इंग्लैंड में वैमनस्य बढ़ गया। इसके 1834 में लॉर्ड नेपियर की नियुक्ति भी ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई थी कि चीन और इंग्लैंड के मध्य जो व्यापारिक संबंध हैं वो सुधारे जा सके। 1834 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो अफीम को एकाधिकार के साथ बेच रही थी उसे इंग्लैंड की सरकार ने समाप्त कर दिया और अपनी सभी कंपनियों को चीन आने के लिए खुला छोड़ दिया और वो आपस में न लड़े इसके लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की जो थे नेपियर। नेपियर ये मानते थे कि वो इंग्लैंड के एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और इसीलिए कैंटन का जो वायसराय है उसे उसके साथ बहुत ही समानता का व्यवहार करना चाहिए। लेकिन वायसराय जो थे वो इस बात को नहीं मानते थे और इस कारण नेपियर जो है वो बहुत नाराज हो गए। एक कारण ये रहा कि 1815 तक यूरोप के संपूर्ण देश नेपोलियन से बहुत ज्यादा आतंकित थे।
इसीलिए अपने पूरे मन से या अपनी पूरी सेना के साथ वो दूसरे देश पर या किसी अन्य देश को उपनिवेश बनाने की ओर इतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे, विशेषतः इंग्लैंड। लेकिन 1815 में नेपोलियन का पतन हो चुका था और अब ब्रिटेन पूरी तरह से निश्चिंत था और किसी भी अन्य युद्ध को करने के लिए तैयार था। एक कारण ये था कि यूरोपीय और चीन वासियों के अहम में टकराव था। दरअसल चीन का जो सम्राट था वो किसी से भी मिलना पसंद नहीं करता था। दूसरी बात कि यदि चीन के सम्राट के समक्ष कोई व्यक्ति उपस्थित होता तो उसे वहां की जो कोतो की प्रथा थी, कोतो यानी प्रणाम करना, तो उसमें क्या करना होता था कि जो व्यक्ति जा रहा है उसे कोतो करने के लिए अपने नाक को जमीन पे रगड़ना होता था 9 बार, और इस तरीके से सम्राट के समक्ष अपने आप को प्रेजेंट करना होता था। तो एक तो उसी कारण से जो यूरोप वासी जो अपने आप को श्रेष्ठ समझने वाले थे वो नाराज थे। दूसरी चीज कि चीन के जो लोग थे वो यूरोपियंस को अपने से हीन समझते थे और इस कारण भी जो यूरोप वासी थे उनके अहम को बहुत ही ठेस लगती थी। एक कारण था कि वो जो कुहांग दल था जो 1752 में बनाया गया था, जिसकी अनुमति के बिना कोई विदेशी व्यापारी क्रय विक्रय नहीं कर सकता था, उसके नियंत्रण से यूरोपियन मुक्ति चाहते थे। क्योंकि उनके बीच में होने से क्या होता था कि बहुत सारे प्रतिबंध लग जाते थे विदेशी व्यापारियों पर, और वो ये नहीं चाहते थे, प्रतिबंधों से मुक्त होकर व्यापार करना चाहते थे। एक कारण था ब्रिटेन की साम्राज्यवादी आकांक्षा। ब्रिटेन चाहता था कि चीन में भी उसका उपनिवेश स्थापित हो ताकि वो पूरी तरह से उसका आर्थिक लाभ उठा सके। चीन का राजा ये मानता था कि अपने प्रजाजनों के ऊपर जो अफीम की लत आ रही है उससे मुक्ति दिलाई जाए, क्योंकि उससे चीन को बड़े नुकसान हो रहे थे। एक नुकसान तो ये था कि अफीम खरीदने के कारण वो जो सोना चांदी आता था देश में वो नहीं आ पा रहा था, बल्कि चीन का जो सोना चांदी है वो बाहर जा रहा था। और दूसरी चीज कि चीन के जो किसान थे वो किसान जब ये देख रहे थे कि अफीम जो है वो इतने अच्छे भावों पे बिक रहा है, तो उन्होंने अपनी कृषि करना छोड़कर अफीम उगाना आरंभ कर दिया था। तो चीन का राजा अपनी नई जो जनता जो जवान बच्चे हैं उनको सही रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, लत से मुक्त कराने के लिए अपना नैतिक कर्तव्य समझता था और इसीलिए उसने एक अधिकारी की नियुक्ति की, लिन सीसू। लिन सीसू अफीम तस्करी पर बहुत ही सख्त हो गया और उसकी कड़ाई के कारण पहले तो जो ब्रिटेन के अधिकारी थे उन्होंने चार्ल्स इलियट की सलाह पर सारी अफीम 20,000, हमने बात की थी, 20,000 अफीम की जो पेटियां थी वो लौटा दी थी, उनको नष्ट कर दिया गया, उनमें नमक चूना मिलाकर नदी में बहा दिया गया। इससे चीन और इंग्लैंड और भी ज्यादा विवाद के अंदर आ गए और चीनी अधिकारी लिन ने, जो ब्रिटेन की रानी थी उस समय विक्टोरिया, उनको एक पत्र भी लिख दिया और इसलिए और भी कटुता बढ़ गई। 3 नवंबर को 2 ब्रिटिश जहाज चीनी जहाजों से भिड़ गए और युद्ध आरंभ हो गया। चीन ने लिन को अपदस्थ करके नया अधिकारी जिशान नियुक्त किया और उधर हम देखते हैं ब्रिटेन के द्वारा इलियट को हटा दिया गया और उसके स्थान पर हेनरी पोटिंगर आ गया। चीन की जो जनता थी उसमें भी तत्कालीन राजवंश मंचू वंश के विरुद्ध असंतोष व्याप्त हो गया। युद्ध हुआ और युद्ध में चीन की पराजय हुई। दोनों देशों के मध्य 29 अगस्त 1842 को एक संधि हुई जो नानकिंग में हुई और इस संधि की जो शर्तें थी उसमें हम देखते हैं कि हांगकांग जो चीन का एक भाग था इंग्लैंड को दे दिया गया। कैंटन बंदरगाह अभी तक खुला हुआ था आप जानते हैं, लेकिन अब कैंटन के अतिरिक्त 5 अन्य बंदरगाहों से भी व्यापार की अनुमति दे दी गई। इसके अतिरिक्त ये स्वीकार किया गया चीन द्वारा
कि अब यूरोपियंस के साथ भी चीन वासियों की ही तरह का व्यवहार किया जाएगा, यानी दोनों के लिए समानता का व्यवहार होगा। चीन को युद्ध का खर्च देना पड़ा जो लगभग 10 करोड़ था, जिसमें 3 करोड़ रुपए तो केवल अफीम की वो जो 20,000 पेटियां नष्ट कर दी गई थी उन्हीं का मूल्य था। इसके अतिरिक्त कोहांग दल को भी भंग कर दिया गया। दोनों देशों ने यह तय किया कि जो अफीम है उसका आयात निर्यात हेतु 5% तटकर लिया जाएगा, और यदि हम इसके अंदर कुछ वृद्धि की जाती है, यानी जो भी सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा उसमें 5% ड्यूटी लगेगी, और यदि कोई वृद्धि करनी है तो केवल मात्र चीन नहीं कर सकता, उसे इंग्लैंड की भी सहमति लेनी होगी। दोनों की सहमति से ही चुंगी कर में वृद्धि की जाएगी। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों के जो मुकदमे हैं वो उन्हीं के कानून के अनुसार उन्हीं की अदालत में चलाए जाएंगे। चीन ने धार्मिक सहिष्णुता की भी घोषणा की, और जो कैथोलिक धर्माधिकारी थे, स्पेशली जेसुइट्स थे वहां पर, उनको धार्मिक स्वतंत्रता दे दी गई कि वो चाहे अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि संधि का परिणाम क्या निकला। मजे की बात यह है कि ये सारा युद्ध हुआ था अफीम को लेकर, लेकिन अफीम का व्यापार होगा नहीं होगा, प्रतिबंधित होगा, किस प्रकार का होगा, इस बात पे कोई चर्चा ही नहीं की गई इसमें। और ये किया गया था युद्ध चीन द्वारा किस लिए, कि अफीम के व्यापार को रोका जाए, कम किया जाए। लेकिन अफीम का व्यापार और बढ़ गया। इंग्लैंड ने ये युद्ध इसलिए किया था कि उसके व्यापार में वृद्धि होगी, लेकिन उसके लिए क्या हुआ, केवल मात्र अफीम की जो मांग थी वो बढ़ी, बाकी जो उसकी अन्य चीजें थी वो अब भी नहीं खरीदी जा रही थी। दूसरा, जो समानता की बात की गई थी कि समानता का व्यवहार किया जाएगा, वो अब भी नहीं हो रहा था। इस संधि से एकमात्र कार्य जो ये हुआ था कि चीन का जो सार्वभौमिक अधिकार थे उन पर इसने प्रहार किया। चीन की जो आर्थिक स्थिति थी वो और भी दयनीय हो गई, क्योंकि उसको इतना हर्जाना देना पड़ा, किसानों पर और भी अधिक कर लगाने पड़े, जिससे एक विद्रोह हुआ, ताइपिंग विद्रोह। चीन ने इसके बाद क्या किया कि उसने जो अन्य यूरोपीय देश चीन के अंदर आए हुए थे, जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, नॉर्वे है, स्वीडन है, उन सभी से इस प्रकार की संधि कर ली। यानी उन सभी को इन 5 अतिरिक्त जो बंदरगाह इंग्लैंड को दिए थे उसमें उन्हें भी आवागमन की सुविधा प्रदान कर दी गई। तो इस प्रकार प्रथम अफीम युद्ध से जो परिणाम निकला वो क्या था कि एक तो चीन का एकांतवास समाप्त हो गया, और यूरोपीय देशों को पता चल गया कि जो इतना विशाल चीन है, जो इतना तामझाम है राजतंत्र का, वो वास्तव में कितना निर्बल है। और इसी कारण हम देखते हैं शीघ्र ही दूसरा अफीम युद्ध हुआ, जिसके बारे में हम अपने अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे।